हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स कर रहे हैं। और हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू की हुई है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में डन किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से आज कहानी को आगे लेकर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। Let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C. A, B और C तीन ऐसे सेट हैं कि A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के इक्वल है, और साथ ही में A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के भी इक्वल है। तो हमें शो करना है कि सेट B और C इक्वल है। अगर दो सेट हमें इक्वल करने होते हैं तो हमें ये प्रूव करना होता है कि जो दोनों सेट हैं वो एक दूसरे के सब सेट हैं। तो मतलब मुझे प्रूव क्या करना है कि जो B है वो C का सबसेट है और जो C है वो B का सबसेट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, कोई एलिमेंट x लेट कर लेंगे जो कि सेट बी से बिलोंग करता होगा। यानी कि कोई सेट बी है जिसमें एक एलिमेंट एक्स है। अब एक्स अगर बी से बिलोंग करता है तो जो एक्स होगा वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट, चाहे वो ए के हो चाहे बी के हो चाहे दोनों में हो। तो अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ पर लिख रहा हूं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। और इसका रीजन क्या आ जाएगा कि जो ए यूनियन बी है वो ए यूनियन सी के इक्वल है। ओके, अगर A जो है वो A यूनियन C के इक्वल है तो यूनियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि X हो सकता है A में प्रेजेंट हो, और यूनियन का मतलब और होता है, या फिर X जो है वो C में हो सकता है। हो सकता है वो A में हो सकता है C में हो, या हो सकता है दोनों में हो। लेकिन हम लोग ये श्योरिटी नहीं दे सकते 100% कि वो C में होगा ही होगा। अगर वो A में हुआ तो फिर वो A यूनियन C का तो पार्ट पक्का बन जाएगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि X जो है वो C में प्रॉपरली सही तरीके से है या नहीं है। तो अब यहाँ पे दो केस राइज हो गए। सी वाले में तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि प्रूव तो मुझे पहले यही करना है कि बी जो है वो सी का सबसेट है। तो मुझे तो ए वाली कंडीशन चेक करनी है। अब देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है या एक्स ए से बिलोंग करता है, तो इसका फिर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा, राइट? अगर x हमारे पास a में है तो x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो b में भी है। अब देखिए, जो हमने लेट किया था वो x b में बिलोंग के लेट किया था। तो अगर x a में भी है और x b में भी है तो मतलब x जो है वो a इंटरसेक्शन b का पार्ट है, दोनों में है। और अब देखिए, जो A इंटरसेक्शन B है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो मैं A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिख दूंगा? A इंटरसेक्शन C। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो अगर x A का एलिमेंट है, x B का हमने लेट किया है, तो मतलब x A और B दोनों का कॉमन एलिमेंट है। ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो मतलब एक्स जो है वो ए और सी दोनों में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एक्स ए में भी बिलोंग करता है, एंड दूसरा एंड लगा लेते हैं, एंड क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हो गया कि एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है। और हमने क्या लेट किया था? x जो है वो b में भी है। सो x इज बिलोंग टू b एंड x
belongs to C, which implies B is सबसेट ऑफ C। तो अगर कोई एलिमेंट आपका B में भी है और वही एलिमेंट अगर C में भी है, तो मतलब जो B है वो C का सबसेट हो गया। अब B C का सबसेट हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि जो C है वो B का भी सबसेट है। अगर आपको ये कहानी क्लियर नहीं भी हुई या कोई डाउट रह गया है, तो मैं सेम तरीके से सी वाला भी प्रूव करूंगा। उसे अगर आप करेंगे ध्यान से तो ये भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रूव क्या कर दिया है? अभी तक हमने प्रूव कर दिया है कि जो बी है वो सी का सबसेट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमने प्रूव करना है कि जो सी है वो बी का भी सबसेट है। चलिए अब इसको प्रूव करते हुए चलते कहानी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने एक्स लेट किया था, अब एक एलिमेंट वाई लेट कर लेंगे जो सी सेट के साथ होगा। तो सी में कोई एलिमेंट है जिसको मैंने वाई लेट कर दिया। अगर सी वाई में, अगर वाई एलिमेंट सी में है, तो इसका मतलब है जो एलिमेंट सी होगा वो ए यूनियन सी में होगा। क्योंकि ए यूनियन का मतलब क्या है? ए का भी एलिमेंट हो सकता है, सी का भी हो सकता है। तो फिर ए यूनियन सी का पार्ट तो होगा ही। और क्या हम लोग ए यूनियन सी को ए यूनियन बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए यूनियन बी है वो ए यूनियन सी के इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूनियन है तो मतलब एक्स जो वाई है वो हो सकता है ए में हो, यूनियन का मतलब और होता है, या फिर जो वाई है वो बी का भी एलिमेंट हो सकता है। अब अगर ये बी का एलिमेंट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कंडीशन कहाँ पे चेक करनी है? ए पे। क्योंकि हमें तो ए के थ्रू जाना पड़ेगा कि जो सी है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो अगर y जो है वो a का भी एलिमेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या है? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हमने लेट क्या किया था? हमने लेट किया था कि y जो है वो c में भी है। तो मतलब y a में भी है, y c में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? y जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है a और c में। तो हम लोग क्या लिख देंगे? y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। और जो a इंटरसेक्शन c है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो मतलब हम लोग क्या कर देंगे? A इंटरसेक्शन B के इक्वल रख देंगे, क्योंकि A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो Y है वो A में भी है और जो Y है वो B में भी है, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो अब हमने प्रूव क्या कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि जो Y है वो B का भी पार्ट है और जो y है वो c का भी पार्ट है, क्योंकि c से तो कहानी शुरू हुई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो c है सेट वो b का सबसेट हो गया प्रूव। तो अब क्या हो गया? तो एंडिंग क्या लिखेंगे? एज b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b। तो जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो मतलब b और c क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट होंगे। और यही हमने प्रूव करना था। थोड़ा सा समझ में, दिमाग में एक दो तीन बार करने पर आएगा, लेकिन पिक्चर जरूर क्लियर होगी अगर आप हर स्टेप को समझ समझ के करोगे कि मीनिंग क्या है, खासकर इन शब्दों का और एंड एंड का मतलब। तो जब आपको ये क्लियरिटी होगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये वाला रूट क्यों चूज किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो चार कंडीशन दी हुई है ये इक्विवेलेंट है, मतलब इन चारों का मतलब सेम है। ठीक है। अब वैसे तो ये प्रूव तो जनरल एलिमेंट की तरह ही करना चाहिए, एक्स या वाई लेट करके, लेकिन मुझे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट लग रहा है उस तरीके से मुझे खुद के लिए। तो मैं इसीलिए इसको एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने सेट लेट कर लिया ए 1, 2 और एक सेट मैंने बी लेट कर लिया है 1, 2, 3।
अब मैंने ये सेट ऐसे लेट क्यों किए, क्योंकि मेरे पास पहली कंडीशन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, या कोई भी आप चेक कर सकते हो। तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो एज ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। तो आप देखिए ए का हर एलिमेंट बी में आ रहा है, तो मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो मतलब पहली जो कंडीशन है वो ट्रू होती हुई। सेकंड कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। पहले आप सेट ए लिख लें 1, 2, उसके बाद सेट बी लिख लें 1, 2, 3। अब डिफरेंस ऑफ सेट का रूल क्या कहता है, ए माइनस बी में सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जो ए में तो आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे। तो 1, 2 तो दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, 3 से हमें कोई मतलब है नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये एक फाइनल सेट या वॉइड सेट हो गया, और यही हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। उसके बाद थर्ड कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए है हमारे पास 1, 2, यूनियन है 1, 2, 3। जब आप इनको इकट्ठे कर दोगे तो यू विल गेट 1, 2, 3। 1 और 2 एक ही बार लिखेंगे, और आप क्लियरली देख सकते हो 1, 2, 3 हमारे पास सेट पी है, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी बी के इक्वल आ गया, और यही हम लोगों का तीसरा कंडीशन था। फोर्थ कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो ए और बी में कॉमन करेंगे, ए है 1, 2, बी है 1, 2, 3। तो आप इनमें से जब कॉमन टेकोगे तो यू विल गेट 1 और 2 कॉमा है, और 1, 2 सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चारों चीजें हैं वो एक ही सेट के लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रही है, और इन चारों बातों का मतलब सेम है, इसलिए ये आपका डन होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जनरल एलिमेंट के तौर पे करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा समझाना डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ ये करवाया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th। Show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। अब हमें गिवन कर दिया है कि A जो है वो B का सबसेट है, और हमें प्रूव करना है कि जो C माइनस बी है वो सबसेट है C माइनस ए का। तो क्या एल्गोरिथम चलता है कि मुझे कोई एलिमेंट लेना है और उसे C माइनस बी का इक्वल मानते हुए उसे प्रूव कर देना है कि वो C माइनस ए का भी पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं x। x कोई एलिमेंट है जो C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो C में तो है लेकिन वो B का पार्ट नहीं है। C माइनस बी का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट C वाले लिखने हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट B में आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो x C से बिलोंग करता है लेकिन B से बिलोंग नहीं करता। अब अगर देखिए, अब A जो है वो B का सबसेट है, एज आप इधर लिखेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स बी में नहीं है तो फिर ए में भी होने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो फिर वो ए में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर किसी एलिमेंट को ए में होना है तो फिर उसको बी में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो बी में नहीं है तो फिर ए में तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक्स बी से बिलोंग कर नहीं रहा तो वो ए पे बिलोंग भी नहीं कर रहा, लेकिन वो सी से बिलोंग कर रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो C माइनस ए का पार्ट हो गया।
एक्स सी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है, तो मतलब एक्स जो है वो सी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एलिमेंट सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया, और ये सी माइनस ए के भी बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव कर दिया। सो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो ये अपन क्या लिख देंगे, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये हम लिख देंगे। हमने लेट किया और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन डन हुए। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हम लोगों ने क्या चीज एक्चुअली में समझी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।